सो हेलो एवरीवन। ये आज 25 जुलाई और रात के सुबह के 4:30 बजे हैं और मेरे मन में मतलब ऐसे लेट नाइट आइडियाज़ आते हैं। तो ऐसे एक लेट नाइट आइडिया आया कि यार एक काम करते हैं, एक नई सीरीज शुरू करते हैं जिसमें आपको ना सबसे जो मुश्किल तरीन क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन तो कोई भी करा के चमका देता है, बट आज तक के जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे आपको सॉल्व कराऊँ और ऐसी एक सीरीज़ बनाते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दीज सीरीज की मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस, और अगेन ये समरी, पैराजंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन, आरसीज, मुश्किल से मुश्किल वाले कराऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने टिपिकल लोकेशिज्म वे, अपने स्टाइल में, मेरा जो एक यूनिक तरीका है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, अप्रोच करने का, सॉल्व करने का, वो रहेगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो दैट इज़ व्हाट वील डू। सो विदाउट एनी अडू आज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समरी का क्वेश्चन उठाया मैंने ये, तो अगेन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव, तो ये वाला सेशन नहीं ले रहा मैं, तो बस आपको पता है कि समरी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई विल कीप कमिंग टू दीज ऑब्जेक्टिव। इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव थ्योरी हैवी नहीं रहेगा, क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू चीज़ों को समझाना रहेगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इट्स अ कैट क्वेश्चन। आप लोग चाहो तो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लो, अपने मन में इसको समझ लो, इसको पैराग्राफ को पढ़ के अपने मन में अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहो कि मेन आइडिया क्या है, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू डू दैट। सो हिट द पॉज बटन, आराम से पैराग्राफ को समझो और उसके बाद जब व्हेन यू आर रेडी उसके बाद आप प्ले करो इसको, ताकि मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। ठीक है, चलो मैं अब इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। कहता है मॉडर्न बूर्जुआ, आप इसकी सही प्रोनाउंसिएशन, बूर्जुआ आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं चीज़ क्या होती है। तो मॉडर्न बूर्जुआ सोसाइटी, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, मैं बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ पढ़ लो, पैराग्राफ पढ़ लो, जबकि मैं खुद पैराग्राफ को छुपा के बैठा हूँ। हाँ, तो दोबारा से एक बार पॉज कर लो और अब जब पॉज ओवर हो जाए तो उसके बाद सुनना। तो कहता है कि मॉडर्न बूर्जुआ सोसाइटी वॉज डेकेडेंट एंड एनफीबल्ड। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर ये तो सर के ऊपर से चला गया, समझ ही नहीं आया कि इसने क्या बोला। तो दैट इज़ वाई यू नीड माई सैप टेक्निक टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ बेटर। तो अब इसको मेरे तरीके से पढ़ के देखो। कहता है मॉडर्न सोसाइटी सेड एन। अब ये एन कौन है मुझे नहीं जानना कि एन कौन है, कोई बंदा होगा, कैपिटल में दिया हुआ तो किसी इंसान का ही नाम होगा। तो मॉडर्न सोसाइटी एन के हिसाब से, एन के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न सोसाइटी क्या थी, डेकेडेंट एंड एनफीबल्ड। तो ए और बी में से कोई एक पढ़ लो, एनफीबल्ड पढ़ लेते हैं। अब पढ़ के देखो जरा, मॉडर्न सोसाइटी एनफीबल्ड थी। एनफीबल में आपको कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है, फीबल दिखाई दे रहा है छुपा हुआ। फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब तो कमज़ोर होता है ना। जैसे अगर आपको बहुत फीबल आवाज़ आ रही है, आपको बहुत फीबल विस्पर्स किसी के सुनाई दे रहे थे, तो फीबल मीन्स वीक। सो बेसिकली मॉडर्न सोसाइटी इज़ वीक, मॉडर्न सोसाइटी इज़ एनफीबल्ड। ये किसका कहना है, ये एन का कहना है। अ विक्टिम ऑफ एक्सेसिव डेवलपमेंट। अब एक काम करते हैं यार, ये डैश के बाद आ रहा है ना, तो आप में से जो लोग रेगुलरली मेरे सेशंस देखते हैं आपको पता होगा कि मैं डैश टू डैश या डैश टू फुल स्टॉप तो वैसे भी नहीं पढ़ता। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो मेरे लिए पहला सेंटेंस सिर्फ इतना है कि मॉडर्न सोसाइटी इज एनफीबल्ड। मॉडर्न सोसाइटी कमजोर है, किसका कहना है, एन का कहना है। आगे, अगेंस्ट द लिबरल रैशनलिस्ट स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्ट। ओ माई गॉड, इसने क्या बोला, अगेंस्ट द लिबरल रैशनलिस्ट स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्ट। तो इसको आसान कर देते हैं, अगेंस्ट द स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्ट। अब समझ आ रहा है कि स्ट्रेस पे फोकस, स्ट्रेस पे सॉरी इंटेलेक्ट पे फोकस, इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस करने के अगेंस्ट। अब कौन था इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस करने के अगेंस्ट, यही वाला बंदा एन जो पीछे आया था। तो ये जो एन बंदा है, ही इज अगेंस्ट, ही इज एंटी फोकस ऑन इंटेलेक्ट। ही बिलीव्स कि हमको इंटेलेक्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए। इंस्टेड क्या करना चाहिए, सोचो। जब भी मैंने आपको प्रेडिक्टिव रीडिंग में पहले भी ये बात बताई है कि जब भी कभी ऑथर बताता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो आगे क्या बताता है क्या करना चाहिए, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आइडिया आता है। तो अगर एन बोल रहा है कि हमको इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, तो किस पे स्ट्रेस करना चाहिए, एन अर्ज्ड द रिकॉग्निशन ऑफ डार्क एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स। इसको थोड़ा आसान कर दूं, एन अर्ज्ड रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स। और आसान कर दूं, एन अर्ज्ड रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टिंक्ट। अब सही है। तो अब देखो अगेन, डैश के बाद वाला पार्ट तो मैं हमेशा की तरह पढ़ता नहीं। तो सेकंड सेंटेंस ने मुझे बताया कि अगेंस्ट द स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्ट। तो एन का मानना है कि यार आप इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस मत करो, इंस्टेड क्या करो, इंस्टेड आप इंस्टिंक्ट को पहचानो, इंस्टिंक्ट को रिकॉग्नाइज करो। स्मॉदर द विल विद एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग एंड यू डिस्ट्रॉय द स्पॉन्टेनिटी दैट स्पार्क्स द कल्चरल क्रिएटिविटी एंड इग्नाइट्स द जेस्ट फॉर लिविंग। सर के क्या आपकी बिल्डिंग के ऊपर से गया, एकदम समझ नहीं आया ना। मैंने क्या बताया, कोई भी सेंटेंस अगर आपको एक बार में आराम से पढ़ने के बाद ना समझ में आए तो उसको कट कर दिया करो। मेरी सेलेक्टिव रीडिंग का रूल नंबर 8 है, वेन एवर यू डू नॉट अंडरस्टैंड ए सेंटेंस एट वंस आफ्टर अ स्लो एंड फोकस रीडिंग, सिंपली रिमूव दैट सेंटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आगे चलते हैं। कहता है द क्रिटिकल एंड थियोरेटिकल आउटलुक डिस्ट्रॉयड द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। ठीक है,
द क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल आउटलुक्स, तो इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो। द क्रिटिकल आउटलुक, तो जो क्रिटिकल आउटलुक था उसने क्या किया, उसने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप चाहो तो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को और सिंप्लीफाई करके इंस्टिंक्ट्स भी पढ़ सकते हो कि थ्योरेटिकल या क्रिटिकल आउटलुक ने क्या किया, इंस्टिंक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। फॉर मैंस मैनीफोल्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड, फॉर मैंस पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड, अगर इंसान अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहता है, जितना असल में उसके अंदर पोटेंशियल है, अगर मैन उसको रियलाइज करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, ही मस्ट फॉरगो रिलाइंग ऑन द इंटेलेक्ट। अब वुड यू से दैट देर इज सम रेपिटेशन दैट वी सी हेयर, पीछे भी ऑथर ने यही बोला था ना कि भाई इंटेलेक्ट पे रिलाई मत करो, एन का कहना है कि आप इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस मत करो। यहाँ भी ऑथर क्या बोल रहा है कि आपको इंटेलेक्ट पे रिलाई करना बंद करना पड़ेगा एंड नर्चर अगेन द इंस्टिंक्चुअल रूट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसको आसान कैसे कर सकते हैं, एंड नर्चर, किस चीज को नर्चर करो, इंस्टिंक्चुअल रूट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, और आसान कर दूं, एंड नर्चर इंस्टिंक्ट्स। अब देखो जो ओरिजिनल पैराग्राफ था आपके पास उसको मैंने कितना छोटा कर दिया। दिस इज हाउ आई वुड हैव read दिस पैराग्राफ, दिस इज हाउ आई हैव taught माई स्टूडेंट्स एट आरंभ अकेडमी टू रीड दिस पैराग्राफ। यस, ओके। सो मेरे पास जो ओरिजिनली पैराग्राफ था जो भी था, अब मेरे पास क्या बचा है, दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विद। आप खुद देखो कि मॉडर्न सोसाइटी, एन का कहना है, कमज़ोर है। इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस ना करके हमको किसको रिकग्नाइज करना चाहिए, हमको इंस्टिंक्ट्स को रिकग्नाइज करना चाहिए। क्रिटिकल आउटलुक ने डिस्ट्रॉय कर दिया है क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को। अगर आदमी को अपना पोटेंशियल रियलाइज करना है तो उसको इंटेलेक्ट पे रिलाई करना बंद करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इंस्टिंक्ट्स को नर्चर करना पड़ेगा। यस, now if you look at these, whatever is left of the paragraph, very little of it is left of course, what are the recurring themes, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको repetitively दिखाई दे रही हैं कि हाँ यार इस बारे में बार बार बात हो रही है। तो मुझे एक तो ये समझ में आ रहा है, मॉडर्न सोसाइटी इज़ वीक, सिंपल वर्ड्स में लिखूंगा, मॉडर्न सोसाइटी इज़ वीक, ठीक है। दूसरा, डोंट स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्ट, यही बोला कि भाई इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस मत करो, डोंट स्ट्रेस, डोंट फोकस, डोंट एम्फसाइज, डोंट फोकस ऑन इंटेलेक्ट, ठीक है। आगे, रिकग्नाइज इंस्टिंक्ट्स, ओके, या यूं कह लो उसको सिंपल वर्ड्स में, फोकस ऑन इंस्टिंक्ट्स, ऑल राइट। आगे क्या बोल रहा है, क्रिटिकल आउटलुक हैज डिस्ट्रॉयड इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, क्रिटिकल आउटलुक डिस्ट्रॉयड इंस्टिंक्ट्स, ओके। लास्ट में उसने दोबारा से क्या बोला, लास्ट में दोबारा से ही बोला कि अगर आदमी को अपना पोटेंशियल रियलाइज करना है तो इंटेलेक्ट को छोड़ना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा इंस्टिंक्ट्स पे, यही है ना। जस्ट लुक एट द पॉइंट्स, जस्ट लुक एट द मेजर पॉइंट्स दैट आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई एंड यू वुड अग्री विद मी कि हाँ मोटा मोटा तो यही 3-4 चीज़ें हैं जिनको घुमा फिरा के बोल रहा है। तो यही 3-4 चीज़ें मेरे को चाहिए। मतलब मेरा जो इसकी समरी जो है, इसका मेन आइडिया जो यही है कि मॉडर्न सोसाइटी वीक है, क्यों वीक है, और उसका सोल्यूशन दे रहा है। मतलब इफ़ यू लुक एट द एंटायर पैराग्राफ फ्रॉम द वे आई लुक एट इट, द ऑथर हैज़ हाईलाइटेड अ प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट मॉडर्न सोसाइटी इज़ वीक, ओके। नाउ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल और व्हाट आर द रीजंस, द रीजंस हैव बीन गिवन कि इंटेलेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस हम कर रहे थे, ये दिक्कत है, इंस्टिंक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर लिया, ये दिक्कत है, राइट। तो जिम्मेदार कौन है ये बताया जा रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर वी आर। और इवेंचुअली ऑथर क्या कर रहा है, सोल्यूशन दे रहा है। ऑथर बोल रहा है कि भाई फाइनली इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस पे फोकस करो और इस पे फोकस मत करो। चलो ऑप्शंस पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस कवर कर रहे हैं इन पॉइंट्स को। अब अगेन ऑप्शंस को भी थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके पढ़ूंगा ताकि मैं समझ पाऊँ। तो एक तो ये जो मुश्किल सा फ्रेंच नाम है, वैसे तो ये नीजा नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेरी फेमस फिलोसफर, बट इसको मैं एन ही पढ़ लेता हूँ। तो एन अर्जेस द सोसाइटी, एन अर्जेस द मॉडर्न सोसाइटी टू फॉरगो इंटेलेक्ट। तो एन क्या अर्ज कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी को, एन ये अर्ज कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी को कि हे मॉडर्न सोसाइटी, आप इंटेलेक्ट को छोड़ो और किसको इंपॉर्टेंस दो, इंपॉर्टेंस दो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को। ठीक तो लग रहा है यार, क्योंकि मोटा मोटा तो यही बात हो रही है ना कि एन ये बोल रहा है कि यार इंटेलेक्ट को छोड़ो और फोकस करो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स पे। अगला देखते हैं, एन अर्जेस द डेकेडेंट एंड एनफीबल्ड सोसाइटी। अगेन भारी भारी वर्ड्स छोड़ के मोटा मोटा मीनिंग देखते हैं, मेन आइडिया कहाँ पे आ रहा है। एन अर्जेस द मॉडर्न सोसाइटी टू स्मॉदर द विल विद एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग एंड इग्नाइट अ जेस्ट फॉर लिविंग। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कुछ बोला तो था पैराग्राफ में, ये वाला एक सेंटेंस था जो आपने कटवा दिया था, वो छोड़ो यार। हमारे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेलेक्ट पे फोकस मत करो और इंस्टिंक्ट्स पे फोकस करो, क्या ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। ये तो बोल रहा है कि
एन अर्जेस द मॉडर्न सोसाइटी टू स्मॉदर द विल का दम घोंट दो। और विल का दम कैसे घोंट दो? एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजिंग से विल का दम घोंट दो और इग्नाइट करो फॉर अ जेस्ट ऑफ लिविंग। नहीं यार, इसमें ना तो ये आ रहा है कि इंस्टिंक्ट पे फोकस करो, ना ये बोल रहा है इंटेलेक्ट पे फोकस ना करो, तो इसमें तो मेन आइडिया मिसिंग है, ये तो मेरा आंसर नहीं है, इसको तो हटाओ। सी, एन क्रिटिसाइजेज द इंटेलेक्चुअल्स फॉर एनफीबलिंग द मॉडर्न सोसाइटी। तो एन इंटेलेक्चुअल्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, और इंटेलेक्चुअल्स को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है? उसका मानना है कि इंटेलेक्चुअल्स ने एनफीबल कर दिया, कमजोर कर दिया मॉडर्न सोसाइटी को। और इंटेलेक्चुअल्स ने कैसे कमजोर कर दिया मॉडर्न सोसाइटी को? बाय नॉट नर्चरिंग मैन्स क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, कि भाई आदमी के क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को नर्चर नहीं किया गया, जिससे मॉडर्न सोसाइटी कमजोर हो गई। तो इसको भी रख लेते हैं अभी के लिए, लेट्स कीप इट। डी देखते हैं, एन ब्लेम्स एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। एन का मानना है कि मॉडर्न सोसाइटी का डिक्लाइन क्यों हुआ है, मॉडर्न सोसाइटी का पतन क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइजेशन की गई है। एंड सजेस्ट्स, और एन सजेस्ट क्या करता है कि आप ना क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को नर्चर करो। ये बात भी सही है। तो आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन ऑप्शन बी बार हो गया। तो नाउ यू रियलाइज व्हाई दिस इज द टफेस्ट समरी क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम, कि पैराग्राफ इतना खतरनाक था, पैराग्राफ जैसे तैसे समझ भी लिया, ऑप्शन इतने क्लोज हैं। चलो, नो वरीज, मुझे सी और डी काफ़ी क्लोज लग रहे हैं। तो अगर मैं एक बार सी और डी को कंपेयर करूं, सो लेट्स कंपेयर जस्ट सी एंड डी। इज देयर अ डिफरेंस दैट यू सी इन सी एंड डी? एक तो ये कि मॉडर्न सोसाइटी ने मैन के क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को नर्चर नहीं किया, मतलब ये दिक्कत है, ये गलत है, सही बात है। और ऑथर भी ये बोल रहा है कि क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को नर्चर करना चाहिए, तो ये वाली चीज़ तो कॉमन है। फर्क आई थिंक मुझे लग रहा है फर्स्ट पार्ट में, एन क्रिटिसाइजेज द इंटेलेक्चुअल्स, एन ब्लेम्स एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या फ़र्क है इन दोनों में से, किससे एग्री करते हो? क्या पैराग्राफ ये बोलता है कि इंटेलेक्चुअल्स जिम्मेदार है, ऑथर इंटेलेक्चुअल्स को फॉल्ट कर रहा है कि हे इंटेलेक्चुअल्स तुमने सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया, तुमने सोसाइटी का कबाड़ा कर दिया, या ऑथर इंटेलेक्चुअलाइजेशन को ब्लेम कर रहा है? इज द ऑथर ब्लेमिंग पीपल और इज द ऑथर ब्लेमिंग द प्रोसेस? इज द ऑथर ब्लेमिंग द लेट्स से द इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और इज द प्रोसेस, who is the author blaming the focus on intellectualization, the focus on intellect? तो इसके लिए आप वापस पैराग्राफ पे जा सकते हो। अगेन मैंने अपने सेशंस में भी यही बताता हूँ कि हम जब पहली बार पैराग्राफ पढ़ते हैं, सैप टेक्निक लगा के पढ़ते हैं, मोटा मोटा पैराग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी हमने की। वंस यू अंडरस्टूड द पैराग्राफ, ऑप्शंस पे आते हैं, मेन आइडिया के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। इनफैक्ट दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसेस जो मैंने आपको क्लास में भी बताता हूँ, कि पहले हमने आराम से पैराग्राफ पढ़ा, मेन आइडिया प्रेडिक्ट किया, ऑप्शंस पे आए, मेन आइडिया के बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेट किए, बचे हुए ऑप्शंस जब है ना, उनको हम कंपेयर करते हैं। तब उनको कंपेयर करते हुए हम बहुत ध्यान से हर ऑप्शन को पढ़ते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम वापस आर्ग्यूमेंट पे जा सकते हैं। और अब जब हम आर्ग्यूमेंट पे जाते हैं तो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो मुझे एक बार ये चेक करना है कि एन जो है वो किसको ब्लेम कर रहा है? एन इंटेलेक्चुअल्स को ब्लेम कर रहा है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन को ब्लेम कर रहा है? देखते हैं। तो अगेन मुझे आई थिंक अपना साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं भी तो हम पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो मॉडर्न सोसाइटी वॉज एनफीबल, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी जो है वो कमज़ोर है। अ विक्टिम ऑफ एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ रैशनल फैकल्टीज। तो किसकी शिकार है? मॉडर्न सोसाइटी विक्टिम है, शिकार है इस बात की कि उसने रैशनल फैकल्टीज बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली हैं एट द एक्सपेंस ऑफ विल एंड इंस्टिंक्ट। तो यानी कि मॉडर्न सोसाइटी ने गलती क्या करी है? बहुत ज़्यादा अपनी रैशनल फैकल्टीज तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली, बट विल और इंस्टिंक्ट्स को छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। अगेंस्ट द स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्ट। तो अगेन ये इंटेलेक्ट पे स्ट्रेस देने से मना कर रहा है। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि इंटेलेक्चुअल्स की ध्यान मत बात मत सुनो, इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल्स तो है ही नहीं कहीं पे। तो मुझे आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट टू सेंटेंसेस ये कंफर्म हो गया दैट एन ब्लेम्स इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एन ब्लेम्स द फोकस ऑन इंटेलेक्ट, नॉट इंटेलेक्चुअल्स। लोगों को जिम्मेदार नहीं बना रहा होता एन। एन इस चीज़ को जिम्मेदार मान रहा है कि आपने जो फोकस इतनी गलत जगह की है ना, आपने आपका फोकस इंटेलेक्चुअलाइजेशन पे, रैशनल फैकल्टीज पे डेवलप करने में रहा है, वो आपको लीड डूबा। तो नाउ आफ्टर कंपेयरिंग सी एंड डी आई कैन रूल आउट सी। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए एंड डी, एंड दीज आई एग्री आर वेरी क्लोज ऑप्शंस। इनफैक्ट दिस इज द पॉइंट एट विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स परहैप्स वुड अंडरस्टैंडेबली चूज टू लीव द क्वेश्चन, कि नहीं यार छोड़ ही देते हैं इसको, तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, क्योंकि सच में बहुत क्लोज ऑप्शन है। स्टिल इनमें से जो आंसर है, और ये कैट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है पहले तो जान लो। इसका आंसर डी है।
डी बिल्कुल सही बोलता है दोनों पॉइंट्स को कि ए एन किसको ब्लेम कर रहा है, एन इंटेलेक्चुअलाइजेशन को ब्लेम कर रहा है, इंटेलेक्चुअल्स को नहीं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको ब्लेम कर रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी में गिरावट आई। इसमें सारी चीज़ें आ गई। इनफैक्ट ऑथर ने ये भी बताया कि वी हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार कौन है, उसका रीज़न क्या है वो भी बताया, और उसके बाद सोल्यूशन भी बताया कि सजेस्ट क्या करता है एन। एन ये सजेस्ट करता है कि इंस्टेड हमको क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को नर्चर करना चाहिए। अब ए में दिक्कत क्या है, ए बोलता है कि एन अर्जेस द मॉडर्न सोसाइटी टू फॉरगो इंटेलेक्ट। नहीं, इसी को चेक करने के लिए आपको पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा। एन ये नहीं बोलता कि इंटेलेक्ट को छोड़ दो। भाई इंटेलेक्ट कैसे छोड़ देंगे, दिमाग निकाल के बाहर फेंक दूं क्या, दिमाग लगाना छोड़ दूं क्या अपना। ऑथर इंटेलेक्ट को फॉरगो करने को नहीं बोल रहा। आप पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस पे आके दोबारा देखो, फॉर मैन्स मैनीफोल्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड ही मस्ट फॉरगो रिलाइंग ऑन इंटेलेक्ट। तो बहुत छोटी सी, बहुत दूर की कौड़ी है, मतलब बहुत छोटी सी मैनिपुलेशन है एक्चुअली। पैराग्राफ बोल रहा है कि अगर आदमी को अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना है तो आप इंटेलेक्ट पे रिलाई करना छोड़ दो, इंटेलेक्ट को नहीं छोड़ दो बाबा, इंटेलेक्ट पे रिलाई करना छोड़ दो। ऑथर ने उसको मैनिपुलेट, क्वेश्चन सेटर ने उसको मैनिपुलेट कैसे किया, ऑप्शन ने मैनिपुलेट कैसे किया। ऑप्शन ने बोल रहा है कि इंटेलेक्ट को ही छोड़ दो, इंटेलेक्ट को ही मारो गोली दफा करो, नहीं, इंटेलेक्ट पे रिलाई करना छोड़ दो, ये दिक्कत है। All right, so it is because of this reason that D becomes our answer. So like I told you, ये एक नई सीरीज़ है मेरी जिसमें मैं टफेस्ट क्वेश्चंस कैट के एक्सप्लेन करूँगा अपने तरीके से, अपने स्टाइल में। आज समरी का क्वेश्चन किया, आगे कोई और करेंगे, टफेस्ट आरसी भी लेके आएंगे। तो अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइए क्या चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर आरसी है जो आप चाहोगे कि सर ये वाला आरसी सॉल्व करके दिखाओ, तब पता लगे आपको सही में आता है, तो वो वाला आरसी भी कर देंगे। आपको ये बता दूं कि हमारा संभव बैच शुरू हो रहा है। दिस इज़ आर लास्ट बैच फॉर कैट 25, और इसमें आपको वो सब मिलेगा जो एक ऐसे स्टूडेंट को चाहिए जो अभी कैट प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम 4 अगस्त। आरंभ 20 कोड यूज़ करिए, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट दे रहे हैं हम 20%। सब कुछ मिलेगा इसमें, कैट, ओमेट, जीडीपीआई, टेस्ट सीरीज सब प्रिपरेशन है। और बस जल्दी से ले लीजिए बैच। अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा शौर्य बैच है, वीकेंड बैच है, सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं। एक्चुअली में 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 12th से नहीं हुआ। 19 को सिर्फ 12th को सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन था। लाइव क्लासेस मिलती हैं, पूरा कैट का सिलेबस कराएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस, कैट लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमारी अपनी टेस्ट सीरीज़ भी है और हम करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। क्रक्स रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं ताकि आप क्लासेस को क्विक रिवीजन कर सकें एक बार जब आप टॉपिक कवर कर चुके हैं। जीडीपीआई कवरेज है 24/7 डाउट सॉल्विंग का हमारा मैकेनिज्म है। इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बैच लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप हमारी विनकैट टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज़ और आरंभ अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ दोनों मिलती है जस्ट फॉर 1999। प्लस बिग न्यूज़, आप लोगों के लिए मैं अलग से अब रेगुलर सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहा हूँ। तो एक मेरा लोकेश आरसी 125 है जिसमें मैं 125 कैट लेवल आरसीज आपको कराऊंगा लाइव। पहले आप अटेम्प्ट करोगे मेरे साथ, जिसमें मैं कंट्रोल करूंगा टाइम को। ना दैट्स द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ माई क्लासेस, दैट आई कंट्रोल कि कितनी देर आरसी पढ़ोगे, कितनी देर इस क्वेश्चन में लगाओगे, और उतने में फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा। आपको कंपटीशन की फीलिंग मिलेगी कि कैसे इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ लाइव टाइम प्रेशर में आरसी सॉल्व करूंगा। तो करिए, आइए मेरे साथ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 बजे। सो 4 PM वुड बी द सेशन, ट्यूसडे टू फ्राइडे करेंगे हम। ये आगे देख लेंगे, बढ़ाना होगा और बढ़ा लेंगे। अभी के लिए ट्यूसडे टू फ्राइडे 4 PM ये हमारी आरंभ अकेडमी की ऐप पे ही होगा, ठीक है। एक दूसरी सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, लोकेश VA 201, जिसमें मैं आपको समरी, पैराजंबल, ऑड वन आउट और सेंटेंस इंसर्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अभी तक मैं आपको PYQ करा रहा था ना, मैंने कैट 17 to 20 के सारे PYQs कराए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ये होगा यूट्यूब पे। सो दीज सेशंस विल बी ऑन यूट्यूब 1 PM ऑन मंडेज एंड फ्राइडे। तो मंडे को अपना ये वाला सेशन होगा 1 बजे, फिर ट्यूसडे टू फ्राइडे अपना आरसी है ही है 4 बजे, और फिर फ्राइडे को तो इनफैक्ट 2 हो जाएंगे। फ्राइडे को 1 PM यूट्यूब पे और 4 PM अपना आरसी प्रैक्टिस। ओके, बाकी जैसा मैंने बताया, मैंने पैराजंबल, समरी और ऑड वन आउट ये तीनों के कैट 17 टू कैट 20 के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। 21 to 24 भी करूंगा, चिंता मत करो, वो भी करूंगा। अभी 17 to 20 करके मैंने कहा थोड़ा पॉज लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं। अगर आप जानना चाहो कि हिंदू एडिटोरियल्स को किस तरीके से पढ़ना होता है, अब सब लोग बोलते हैं हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, कैसे पढ़ना है कोई नहीं बताता। मैंने एक्सप्लेन किया है एक पूरी प्लेलिस्ट में, वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सिमिलरली एऑन के आर्टिकल्स को कैसे पढ़ना होता है उसके भी मैंने कुछ सेशंस लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स आरंभ।